नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेशल। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर समेत 12 राज्यों की विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें 28 मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ 6 महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर, चंबल क्षेत्र की हैं। ये पहली बार है जब प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। हम सभी उस उपचुनाव जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, शानदार ढंग से जीतेंगे। कांग्रेस की चुनाव को लेके पूरी तैयारियां हैं। हम अपने 24 प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं। बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक, मंडल स्तर तक हमारी बैठकों का दौर भी जारी है। पूरी तैयारियां हैं और निश्चित तौर पे इन 28 सीटों पे हमारी विजय होगी। सारी सीटें हम जीतेंगे और भाजपा ने जो जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, उसका जनता जरूर जवाब देगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। और इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से भोपाल ब्यूरो चीफ आकाश सेन लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, चुनावी शंखनाद हो गया है। आज से यहां पर ऐलान हो चुका है कि आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में क्या देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियों के बारे में? जी बिल्कुल संचिता, जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आज तारीखों का ऐलान होगा और ये साफ अब तारीखों का ऐलान हो चुका है कि 3 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए जो है चुनाव होगा, वोटिंग होगी। अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं पहले ही निर्वाचन आयोग ने कर ली हैं और इसको लेकर पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है, क्योंकि खासतौर पर हम बात करें कोरोना संकट काल के दौरान ये चुनाव होना है और देश के 70 राज्यों की माफ कीजिएगा, विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में जो 70 देश हैं वो कोरोना के कारण जो है चुनाव नहीं करा रहे हैं, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना संकट काल में भी जो है चुनाव करा रहा है। तो यही कारण है कि बाई इलेक्शन में जो तमाम सावधानियां जिन राज्यों में बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि 5 राज्यों के लिए जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर की गई हैं। अगर हम बात करें तो 10 तारीख को जो है मतगणना होनी है और 3 नवंबर को जो है वोटिंग होगी। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो तमाम जो बूथ होंगे वहां पर जो है 1000 मतदाताओं को ही प्रत्येक बूथ पर जो है सिर्फ मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। मतलब लिमिटेड वोटर्स को जो है एक मतदान केंद्र पर, एक बूथ पर बुलाया जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके और जो वोटिंग का समय रहेगा उसमें भी जो है कुछ फेरबदल रहेगा। अगर इसके अलावा हम बात करें तो दोनों ही, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, क्योंकि मौजूदा दौर में अगर हम मध्य प्रदेश की सियासत में देखें तो प्रमुख सियासी दल के रूप में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने यहाँ पर लड़ाई होनी है। तो ऐसे में, क्योंकि अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर जो रण होना है, इसको लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कमबैक करना चाहती है, वहीं बीजेपी सत्ता में बरकरार रहना चाहती है। तो कुल मिलाकर अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और यहाँ पर जो है रणबेरी बजने के बाद उपचुनाव की अब जो मुकाबला है और आमने सामने की जो लड़ाई है वो यहाँ पर देखने को मिलने लगेगी। ठीक है आकाश, हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी कुलेश्वर भी लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, यहां पर भी उपचुनाव होना है मरवाही सीट पर। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष की और विपक्ष की?
देखिए बिल्कुल संचिता, बताना चाहूंगा कि आज मरवाही उपचुनाव के का भी तारीख का भी ऐलान हो गया है। बिल्कुल ये जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी जो तमाम जो विकास कार्य जो भी किए हैं वो वहां पे दांव पे लगा हुआ है। साथ ही कांग्रेस को ये पूरा उम्मीद है कि वो सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर हम 2 उपचुनाव की बात करें, जो बस्तर में हुआ था, जो बस्तर और चित्रकूट का चुनाव, वो उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस मरवाही सीट पे भी लगातार अपने जीत का दावा कर रही है। 3 नवंबर को चुनाव होने, लेकिन अगर बात की जाए मरवाही में, तो इस समय मरवाही में त्रिकोणीय मुकाबला जो है नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों ही पार्टी कांग्रेस पार्टी मैदान में है, जनता कांग्रेस भी मैदान में, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे मैदान में है। चूंकि मरवाही सीट जो है हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी वहां लंबे समय से विधायक रहे हैं। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है, इसलिए लगातार जनता कांग्रेस जोगी के तमाम कार्यकर्ता, खुद पूर्व मुख्यमंत्री की अजीत जोगी की धर्मपत्नी रेणु जोगी, अमित जोगी, तमाम लोग जो है वहां पे जमे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मरवाही सीट को लेकर काफी गंभीर नजर आई, और शुरू से ही वहां पे बैठकों का दौर वहां पे हमको देखने को मिला। खुद जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, वो वहां पे डटे हुए हैं। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी लगातार वहां पे दौरा कर रहे हैं, बैठक लग रहे हैं। अभी हाल ही में ही 3 दिवसीय दौरे में थे। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के तमाम बड़े मंत्रियों की बात की जाए, तो लगातार मरवाही सीट को लेकर दौरा कर रहे हैं। कयास यही लगाया जा रहा था कि नवंबर में चुनाव हो सकता है, और तारीख का ऐलान भी हो गया। निश्चित तौर पर अब तैयारी और तेज हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस सीट पे कांग्रेस ने काफी बढ़त बना के रखे हुए, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी वहां से जीत सकती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जनता कांग्रेस जोगी की, तो उनको भी वहां पे कमजोर नहीं माना जा सकता। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला तो कहा जा रहा है, लेकिन सीधा जो टक्कर है वो कांग्रेस और जनता कांग्रेस बीच में वहां पे देखा जा रहा है। ठीक है, आकाश के पास आना चाहूंगी। आकाश, प्रदेश में भी यहाँ पर 28 सीटों पर चुनाव होने हैं, और देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां लगातार कमर कस चुकी है, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी यानी बीएसपी भी मैदान में कूदी है। हालांकि यहाँ पर 8 कैंडिडेट ही अभी बीएसपी ने अपने घोषित किए हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंबल ग्वालियर सीट, चंबल और ये चंबल सीट मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी साख का सवाल सत्ता में कमबैक करना, और सिंधिया के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है ये चुनाव, क्योंकि उन्हें भी यहां पर साबित करना है कि कांग्रेस को छोड़कर आए बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका फैसला भी सही रहा है। ऐसे में तीनों पार्टियों के बीच में कितना जबरदस्ती ये घमासान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो संचिता, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उपचुनाव कई मायनों में अलग है, एक तो कोरोना संकट काल है, और इसके अलावा दल बदल के कारण जो प्रत्याशी कभी कांग्रेस के हुआ करते थे वो अब बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, और जो बीजेपी के हुआ करते थे वो अब कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी है, साफ तौर पर मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर जहां पर बीएसपी का असर दिखता है, और कभी ना कभी बीएसपी वहां से 1 या 2 सीट जीती भी है। और यही कारण, चाहे जोरा की बात करें या अन्य सीटों की बात करें, साफ तौर पर यहां पर बसपा का असर दिखता है। यही कारण है कि त्रिकोणीय मुकाबला करने के लिए जो है बीएसपी यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन इसका नुकसान बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो अगर बीजेपी में शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन कांग्रेस भी अलग रणनीति के साथ इस क्षेत्र में पूरी तरीके से नजर आ रही है, और लगातार जिस तरीके से हमने कांग्रेस के जो कैंडिडेट निकल कर आए, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट अभी संभावित हैं, ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगभग नाम तय हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने 24 कैंडिडेट्स की जो सूची है वो घोषित कर दी है। 4 सीटों पर कांग्रेस भी जो है आने वाले 1 से 2 दिनों में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी जो है क्योंकि बीजेपी ने भी जो है पूरी रणनीति और तैयारी करके रखी, और ये पहले से स्पष्ट था कि जैसे ही निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा बाय इलेक्शन का, उसके बाद बीजेपी जो है अपने प्रत्याशियों की नामों की सूची का ऐलान करेगी। और ये साफ है क्योंकि कल जो खबरें आ रही हैं कि कल भोपाल में जो है बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होना है। उस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, कैलाश विजयवर्गीय समेत जो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज ठीक शाम को 5 बजे वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ से उनकी मुलाकात होनी है, और इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो ये साफ है कि अब बीजेपी यहां से इलेक्शन मोड में नजर आएगी, और कांग्रेस भी इलेक्शन मोड में है, और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में साफ है कि दोनों ही पार्टियां
अब जो है इलेक्शन मोड में तेज गति के साथ जनता को साधने की कवायद में जुटने वाली है। बिल्कुल। और आकाश, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रबंध संपादक मनोज सिन्ही जी भी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव है और 10 नवंबर को इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। आप भी लगातार यहाँ पर दौरे पर हैं, एक एक विधानसभा सीट पर जाकर आपने भी जमीनी स्तर पर जायजा लिया है। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों का? क्या कुछ लगता है कि किसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है? देखिए संचिता, बिल्कुल निश्चित रूप से कई विधानसभा में ID24 पहुंचा है। ग्राउंड जीरो पर हमने समझा है, देखा है। कोरोना की संकट की बात होती, कई जगह कोरोना ने लोगों को तोड़ा है, परेशान किया है। लोग धीरे धीरे कर रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव दिखाई देना, तो कई जगह विरोध के स्वर भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विकास के नाम पर यदि विकास नहीं होगा तो फिर हम वोट किस लिए करते हैं। ऐसी तमाम तरह की बातें सामने आ रही। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें, अब दोनों दल पूरी तरह तैयार है। हर जगह जहां भी जाते हैं कुछ नेताओं से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह का माहौल हम पहले जब देखा करते थे, चुनाव में जब कवर किया करते थे, तो उस तरह का माहौल अभी कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त ग्वालियर में हूं, डबरा विधानसभा के पिछौर में हूं, और पूरे ग्वालियर क्षेत्र को ही यदि देखें तो इस बार सत्ता की चाबी ग्वालियर के हाथ में होने वाली, चंबल ग्वालियर के हाथ में होने वाली 16 सीटें हैं यहां से, जो पिछली दफा कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास में है कि हमारे पास वो वापस लौटाए, और यदि यहां से सत्ता की चाबी मिलती है तो फिर सरकार की तरफ भी बीजेपी बढ़ेगी, क्योंकि 28 सीटें ऐसी है जिन पर उपचुनाव होना है, और करीब करीब 24 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी लाने की बात कर रही है। लेकिन 10-12 सीट भी यदि आती है तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा, कांग्रेस के लिए थोड़ा टफ होगा। ग्वालियर के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे ही हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर वो चुनाव को लेकर कितना तैयार है। आज चुनाव की तारीख भी घोषित हो गई है, चुनाव को लेकर आप लोग कितना तैयार? हम बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे, और हमारी मंत्री इमरती देवी जी के उसमें अधिक से अधिक वोट निकाल कर उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखकर पिछले मतों से अधिक मतों से विजय करेंगे। लेकिन पहले वो कांग्रेस से वोट मांग रही थी, अब बीजेपी से वोट मांगेगी, तो ये सब आपके सामने परेशानी नहीं होंगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। श्रीमंत महाराज साहब की लोकप्रियता इस ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं, पूरे प्रदेश पूरे देश में है। उनकी लोकप्रियता बरकरार है, और हम इमरती देवी जी की 57,000 से जो चुनाव जीती थी, अब 80,000 के समथिंग चुनाव जीते। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या होगा इस बार चुनाव में, क्योंकि अब तो तारीख तय हो गई, 3 तारीख को चुनाव होना है, 10 तारीख को मतदान भी सामने होगा। इस वर्ष जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें काफी संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों दल अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। अभी कुछ जगह मंत्री जी का विरोध भी देखने को मिला है, और कुछ जगह उनका समर्थन भी मिल रहा है, और जो भी इस वर्ष परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। सत्ता की चाबी तो आगामी रणनीति पे ही निर्णय होगी। लेकिन ग्वालियर चंबल में क्या होगा? ग्वालियर चंबल संभाग में भी परिणाम बदल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वर्तमान। अच्छा, क्या होगा ग्वालियर चंबल में इस बार? परिणाम चेंज होने के चांस रहेंगे, और इस बार पब्लिक भी बिल्कुल मूड में है कि इमरती जी को सपोर्ट भी करेंगे, और ज्यादातर क्षेत्र में उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध भी हो रहा है, आप समझिएगा संचिता की विरोध भी है, लेकिन क्या होगा ग्वालियर चंबल में, किस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं? जब अभी तक जो स्थिति है पूरे इन 28 सीटों पे, लगभग स्थिति ये बन रही है कि जो हमने विकास कार्य क्षेत्र में जो किए थे, जो सरकार की जो योजनाएं थी, वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब उस आधार पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो हमने काम किया है, जो विगत 15 वर्ष में किया है, और 15 महीने के जो हमने जो एक तुलना की है, उस तुलना को देखते हुए देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर हम प्लस रहेंगे। लेकिन आपकी मंत्री तो 15 महीने पुरानी है। ऐसा आप मानते हैं, लेकिन एक विचारधारा परिवर्तन नहीं हुआ है, विचार परिवर्तन हुए, और विचारों के साथ जब तालमेल नहीं होता तो एक बड़ा परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के साथ श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में वो हमारे साथ हैं। श्रीमंत सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, चंबल ग्वालियर में पिछली दफा कांग्रेस ने तमाम सारी सीटें जीती थी, इस बार क्या दिखाई दे रहा है? आपने देखा कि पिछली बार भी वो एक कहावत देखी है कि दूल्हा कोई दूसरा दिखाया जाता है और शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है। हमारे क्षेत्र के साथ बिल्कुल छलावा किया गया, और सीधा उसमें जो सरकार की जो कांग्रेस की वो स्थिति थी, हम लोगों को, हमारे क्षेत्र के भोले भाले लोगों को ये बताया गया कि श्रीमंत सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब तो स्थिति ये रही कि मुख्यमंत्री दूसरे को बना दिया। मुख्यमंत्री तो अभी भी शिवराज जी बनी। अब
परिस्थितियां हैं। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो हमारे नेता हैं और सिंधिया जी हमारे नेता हैं। अब जो जुगलबंदी के साथ जो काम हो रहा है उसके दोनों के नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी यहाँ हैं और अपने बड़े नेता भी, वरिष्ठ नेता भी हमारे क्षेत्र में हैं, तो इससे आधार ये लगता है कि सभी के एक सहयोग से और एक साथ। देखिए, चुनाव में सभी के अपने अपने दावे होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं मुझे लग रहा है, और इसीलिए संचिता ये कह रही है। आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या होगा इस बार ग्वालियर चंबल में? आप पढ़ाई कर रहे हो, युवा हो, क्या होगा यहाँ बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस में तो यही है कि हम शिवराज मामा के साथ जाना चाहेंगे। अच्छा, तो संचिता आप देखिए कि जब यहाँ पहुंचते हैं तो तमाम तरह की बातें, कांग्रेस के लोग अपना दावा करेंगे, बीजेपी के अपना दावा करेंगे, लेकिन ग्वालियर चंबल की जहां तक हम समीकरण को देखें या यहाँ के बाकी अन्य पैमानों को देखें तो यहाँ हमेशा सिंधिया परिवार का कहीं ना कहीं लोगों को बर्दाश्त भी मिला है, सिंधिया परिवार को तरजीह भी मिली है। ये बात अलग है 2018 में उन्हीं के नाम पर यहाँ से चुनाव लड़ा, जैसे वो कह रहे थे कि चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और बन गया। ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुख्यमंत्री तो शिवराज जी होंगे, लेकिन एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और लोग आज भी इस क्षेत्र में जब भी ग्वालियर चंबल में जाते हैं जहां सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है तो सिंधिया को तरजीह जरूर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। एक और दिलचस्प चीज यहां देखने को मिलेगी, वो ये है कि यहां बसपा भी चुनाव मैदान में रहेगी। और यदि बसपा चुनाव मैदान में है तो कहते हैं ना कि जब मैदान में कई बार खिलाड़ी कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम यदि नहीं जीतेंगे तो किसी को नहीं जीतने देंगे, तो ये हो सकता है कि वो खेल किसी और का नहीं बिगाड़ दे, तो ये देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा तीनों मैदान में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में धीरे धीरे कर जैसी आज तारीख तय हुई है तो तारीख के पहले कुछ और भी दिखाई देगा और समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं। संचिता, बिल्कुल। मनोज जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं छत्तीसगढ़ जाना चाहूंगी, यहाँ पर कुलेश्वर भी हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, त्रिकोणीय समीकरण वहां पर भी देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर ना मानते हुए यहाँ पर जनता कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में टक्कर मानी जा रही है, तो क्या माना जाए? कहीं ना कहीं सांत्वना भी देखने को मिलेगी यहाँ पर? क्या वोट यहाँ पर सांत्वना के आधार पर भी वोट दिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल संचिता, क्योंकि कांग्रेस के पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस, उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जो है विकास के मुद्दे को लेकर जो है वहां पे मैदान में उतरी है। वहीं अगर बात की जाए जनता कांग्रेस जोगी की, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति के तौर पर वहां पे वोट मांगा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से अजीत जोगी वहां के विधायक रहे। मरवाही जो है जोगी गढ़ माना जाता है, लेकिन पहले वो कांग्रेस में ही थे। इसलिए कांग्रेस का कहना यह है कि जो विकास ना बीजेपी ने किया ना जनता कांग्रेस ने, वो विकास हमने किया। और हमने देखा भी कि सरकार बनने के बाद जिस तरह से गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया गया, अभी हाल ही में ही मुख्यमंत्री ने करोड़ों के यहाँ पे सौगात दिए, नगर पंचायत बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये सब का जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस उस सीट के लिए लगातार वहां पे मॉनिटरिंग कर रही है, वहां पे बैठक कर रही है, और जिस तरह से वो एक रणनीति बनाई है वहां के लिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी बढ़त बनाई है। क्योंकि हमने हाल ही में ही देखा मोहन मरकाम ने वहां पे बूथ कमेटियों को तमाम जिम्मा सौंपा। खुद जयसिंह अग्रवाल जो मंत्री वो वहां पे गए थे, मुख्यमंत्री भी एक बार दौरा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर वो सीट कांग्रेस को जीतना काफी अहम है, क्योंकि इसके पहले भी 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्याशी की, तो जनता कांग्रेस जोगी से लगभग अमित जोगी का लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो अभी तक प्रत्याशी वो तय नहीं किए हैं। प्रत्याशी भी वहां पे एक प्लस पॉइंट रहेगा, देखने को रहेगा कि किसको वहां पे प्रत्याशी उतारा जाता है। चूंकि कांग्रेस इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो सीट हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 2 साल में जो काम किया है, जो किसानों के हित में हो, चाहे मरवाही जिले को लेकर हो, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि हम वो सीट जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी को भी वहां पे कमजोर नहीं बना सकता। हालांकि सीधा टक्कर कांग्रेस और जनता कांग्रेस के बीच ही वहां पे देखा जा रहा है। अगर सहानुभूति वोट अगर जनता कांग्रेस को मिलता है तो निश्चित तौर पर वहां पे जनता कांग्रेस जीत होगी। लेकिन अगर वहां की जनता विकास को देखते हुए, मुख्यमंत्री के जो भूपेश बघेल जो 2 साल का कार्यकाल है उसको देखते हुए अगर वोट देगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कुलेश्वर में यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में बीजेपी प्रवक्ता चिंतामणि मालवीय भी जुड़ चुके हैं। चिंतामणि जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से किसी भी तरीके से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सभी जान तो रहे हैं कि शायद प्रत्याशी वही हो, लेकिन अभी तक पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं। देखिए, होमवर्क हो चुका है और अब केवल बैठक होना शेष है। तो इसलिए जो मूल काम है, जिसमें समय लगता है, जिसमें विचार विमर्श लगता है,
वो सारा लगभग पार्टी कर चुकी है। ऐसी स्थिति में अब केवल जो विचार विमर्श के साथ उसको समिति के सामने रखना है, जो प्रांतीय चुनाव आयोग चुनाव समिति है हमारी, और उसके बाद केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहां से उसको तय होकर के घोषणा होना है। इसलिए अब कोई बहुत समय नहीं है और पार्टी सन्नद्ध है और यहाँ हमारे यहाँ कैंडिडेट के साथ संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो संगठन चुनाव लड़ता है, इसलिए संगठन अपने तरीके से और अपने जहां उसे लगना है वहां लगा है, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। तो चिंतामणि जी, जो 25 नाम है उन्हें तय माना जाए, वही एक बार फिर मैदान में होंगे? स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक जो दुशासन था, एक गलत शासन था, एक भ्रष्टाचारी शासन था, उसको हटाने में मदद करी है और इसलिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका मान और महत्व तो रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ कि पार्टी जो है उनके इस योगदान का, उनके इस बलिदान का सम्मान करेगी। लेकिन चिंतामणि जी, कई जगह से विरोध के स्वर भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पर स्थान दे रहे हैं, जो दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं, और अपनी ही पार्टी के कई लोग यहाँ पर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में क्या उनके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी काफी समय अपनी पार्टी को दिया है, काफी अच्छा काम भी उन्होंने बेहतर किया है, लगातार उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया है। ऐसे में टिकट ना मिल पाना उनके लिए भी उतना ही दुखद होगा। देखिए, विरोध और समर्थन ये जिंदा पार्टी और जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। तो इसमें विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा, लेकिन अंततः सब लोग काम पे लगते हैं और इसलिए ऐसा स्वर आना ये कई बार वैयक्तिक भी होता है, कई बार प्रायोजित भी होता है, कई बार होता नहीं है और दिखाई देता है। तो इसमें बहुत सारे आयाम हैं, जाविये हैं, पक्ष हैं। इसलिए आप यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं। अजय जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अपनी तमाम जीत का दावा तो कर रही है, कांग्रेस की क्या तैयारी देखते हैं? देखिए, हम निर्वाचन आयोग की घोषणा का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को इस खरीद फरोख्त की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। 6 महीने में मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था ठप हो गई है। जनता को धोखा देके, जनादेश को बेचकर जिन लोगों ने सरकार बनाने की चेष्टा करी थी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी और हमारे 15 महीने के काम जनता के सामने है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमने गौशालाएं बनाई, 1000 मध्य प्रदेश में निराश्रित पेंशन हमने दुगनी करी। सारी योजनाएं जनता के सामने। और दूसरी तरफ वो जुमलेबाज जिनने 6 महीने में कोई काम नहीं किया, सारी योजनाएं बंद कर दी, पूरा मध्य प्रदेश ठप हो गया। यहाँ तक कि अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तक रोक दी गई। केवल झूठी घोषणाएं, जुमलेबाजी। बिल्कुल अजय जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज सिन्ही जी भी ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी आपने दोनों ही पार्टियों की बात सुनी, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है, दल बदल की राजनीति भी देखने को मिली है। जो चेहरे वही होंगे लेकिन पार्टियां अलग अलग होंगी। ऐसे में जनता किसका साथ देगी, चेहरों का या विकास का? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, चेहरे और विकास के ऊपर बात होगी। पिछली दफा जब 2018 का चुनाव हुआ तो विकास के नाम पर चुनाव था, लेकिन चेहरे अलग अलग नजर आ रहे थे। शिवराज और महाराज अलग अलग थे, इस बार शिवराज और महाराज एक साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कमलनाथ अकेले दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जरूर है, लेकिन ऐसा साथ दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक ग्वालियर चंबल की बात करें तो मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं, समझ रहा हूं, चुनावी समीकरण भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कॉडर बेस पार्टी होने के कारण जो लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ लोगों को उससे तकलीफ जरूर दिखाई दे रही है, पर धीरे धीरे कर उनके विचारों में रंगना यहां समझ आ रहा है। लोगों से चर्चा कर रहे हैं, फिर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, चूंकि बसपा मैदान में है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, कांग्रेस से लोग भाजपा में आए, भाजपा से लोग कांग्रेस में चले गए, अदला बदली हुई, ये अदला बदली का असर क्या होगा? देखिए क्या है, कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग श्रीमती ज्योता जी के साथ में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सबको समाने के अंदर अपने अंदर क्षमता रखता है। निश्चित तौर से हमारा परिवार बीजेपी का बड़ा है और आने वाले चुनाव में वो उसके सार्थक परिणाम दिखाई देंगे। नहीं, सबको समाने का दम तो आप रखते हैं, लेकिन अपने लोगों को कैसे समाएंगे? नहीं, हमारे लोग तो पहले से ही है और चूंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम परंपरा को मानने वाले लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी यही दिया जाता है कि जो अपने जो साथ आए हैं उनका सम्मान करिए, उनका साथ लीजिए और आगे बढ़िए।
ये आप लोग कैसा देख रहे हैं यहाँ के उपचुनाव अब होने जा रहे हैं, तारीख तय हो गई? हम तो उसमें देखना चाहते हैं कि जैसे कि कमलनाथ की सरकार ने धोखा दिया था युवाओं के साथ में बेरोजगार भत्ता का, उसका 15 महीने में कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए हम तो इससे अच्छा शिवराज सरकार से सहमत हैं। तो हम फिर से इमरती देवी जी को यहाँ से बहुमत क्या होगा, कैसे चंबल ग्वालियर में दिखाई दे रहा है? जी सर, मैं जहाँ तक है वहाँ तक दल बदल की व्यवस्था को तो गलत नहीं मानता। ठीक है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो जनता अपने मत का प्रयोग करके जनप्रतिनिधि को मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ देती है, मंत्री पद भी देती है, विधायक का भी पद देती है, तो उनकी भी ये जवाबदेही बनती है कि वो किसी दल में जाने से पहले जनता से राय लें, जनता से पूछें कि हमें उस दल में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और यदि वो बिना जनता के उससे पूछे जाते हैं तो जनता के मत का अपमान होता है, जनता के कहीं ना कहीं वोट का विक्रय होता है, सौदा होता है। बिल्कुल, जैसा संचिता आप देख रही कि जनता के मत का सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये जनता का मत बिक गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि इस बार तो टिकाऊ और बिकाऊ दिखाई देगा। ऐसा लोगों का मानना है, और जब कोई बड़ा इशू आता है, बड़ा परिवर्तन होता है, तो निश्चित तौर पर लोगों पर एलिगेंस लगाए जाते हैं। ऐसा ही हमारी डबरा विधानसभा की जनप्रतिनिधि श्रीमती इमरती देवी जी के साथ हो रहा है। अगर आपने देखा कि कभी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, समय की कमी है, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि जनता का इस बार मन क्या है। जनता इस बार विकास की ओर ही ध्यान दे रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो या दल बदल की राजनीति क्यों ना हो, लेकिन एक बार फिर से जनता विकास का नाम दे रही है, कह रही है। तमाम रोजगार यहाँ पर जो पहले वादे किए गए थे लेकिन अभी वादे पूरे नहीं हुए, इस बार फिर से एक बार जनता विश्वास जता रही है चेहरों पर ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरीके की जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव का शंखनाद फिलहाल हो गया है और एमपी छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों में, दोनों राज्यों में यहां पर तय हो गया है कि दोनों ही जगहों में 3 नवंबर को चुनाव होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद अहम माना जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि 28 सीटों पर एक बार उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए ये साख का सवाल फिलहाल बना हुआ है, लेकिन जनता के ऊपर छोड़ा जाता है, जनता अपना नेता इस बार किसे चुनेगी। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।